पता नहीं आप क्या सस्पेंस गेम कर रहे हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ब्लैक जीरो ने उलझे हुए लहजे में कहा। तब समझ में आ जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, इमरान ने कहा। आपकी बातें आप जाने, मैं भला आपसे क्या कह सकता हूँ। ब्लैक जीरो की कदरे नाराज आवाज सुनाई थी, जैसे उसे इमरान का मुसलसल सस्पेंस का अंदाज बिल्कुल पसंद न आ रहा हो। अच्छा, अब खामोश हो जाओ, मुझे इन सबको होश में लाने दो, इमरान ने कहा। हो जाता हूँ खामोश, कम से कम आप ये तो बता दे कि आपको झटका लगा था और आपके साथ हुआ क्या था। ब्लैक जीरो ने पूछा। यार तुमने ही बताया था कि संगी ने मेरी रिस्ट वॉच में एक इलेक्ट्रो चिप लगाई है। वो मुझे उस चिप से मुसलसल मॉनिटर करना चाहता था, ताकि अगर मैं कभी डॉक्टर इरशाद से मिलूं तो उसे मेरे जरिए उनका ठिकाना मालूम हो सके। मैंने उसे ज्यादा देर इंतजार कराना मुनासिब ना समझा और फौरन ही यहाँ आ गया था। मुझे यकीन था कि जैसे ही हम डॉक्टर इरशाद के पास पहुंचेंगे, हमें मॉनिटर करते हुए संगी और थ्रेसिया इसी इलेक्ट्रो चिप के जरिए बेहोश करने की कोशिश करेंगे। मैंने जानबूझकर मेम्ब्रान के सामने ऐसी कहानी बनाई थी जिसे सुनकर संगी और थ्रेसिया को भी यकीन आ जाएगा कि ये असली डॉक्टर इरशाद है। चुनांचे यही हुआ। जब मैंने कहानी खत्म की तो अचानक मुझे रिस्ट वॉच से जबरदस्त शॉक लगा। एक लम्हे के लिए तो वाकई मेरा सारा वजूद झंझना उठा था, मगर मैंने बर वक्त दिमाग को कंट्रोल कर लिया और बेहोश होने से बच गया। फिर मैंने रिस्ट वॉच से धुआं निकलते देखा तो मैंने फौरन सांस रोक ली। रिस्ट वॉच में मौजूद चिप के साथ लगे किसी कैप्सूल के फटने से वो धुआं निकला था, जिसकी हल्की सी धमक मैंने कलाई पर महसूस कर ली थी। उस धुएं ने इन सबको एंटा गफील कर दिया और मैं भी इसी तरह पड़ा रहा जैसे मैं वाकई बेहोश हो चुका हूँ। असल में मेरा होश में रहना बेहद जरूरी था। संगी और थ्रेसिया ने डॉक्टर इरशाद के लिए यहाँ आना ही था। वो मौके का फायदा उठाकर हमें नुकसान भी पहुंचा सकते थे, जिसके लिए मैं तैयार था। अगर वो ऐसी कोशिश करते तो मैं उन्हें आड़े हाथों लेता, मगर खैरियत गुजरी। संगी हमें डॉक्टर इरशाद को ले जाने की शिकस्त देकर बरसों तक रुलाना चाहता था, इसलिए मैं खामोश पड़ा रहा और वो बेचारे खावर को डॉक्टर इरशाद समझकर ले गए। हमने तो आज तक जीरो लैंड को देखा तक नहीं, चलो ये नेमत गैर मतरूक के कम से कम खावर को तो मिल जाएगी। वो डॉक्टर इरशाद बनकर जीरो लैंड की सैर तो कर आएगा, इमरान ने कहा। ओ, तो आपने इमरान को जो तफसील बताई थी वो महज एक कहानी थी, ब्लैक जीरो ने कहा। कुछ कहानी थी और कुछ हकीकत, बस मिली जुली सी बातें थी, इमरान ने कहा। और असल कहानी आप अभी बताएंगे नहीं, ब्लैक जीरो ने कहा। ब्लैक जीरो से बातें करते हुए इमरान बारी बारी अपने तमाम साथियों को चेक कर चुका था कि उनमें से किसी के होश में आने का इम्कान हो और वो कहीं उनकी बातें न सुन रहा हो, मगर वो सब लंबी तान कर सो रहे थे। अच्छा है ना, किसी और का हो ना हो, X2 का तो मारे सस्पेंस के बुरा हाल हो रहा है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो हंस पड़ा। अच्छा X2 है जो बेचारा हर वक्त आपके हाथों सस्पेंस में ही मुब्तला रहता है, ब्लैक जीरो ने बर्जस्ता कहा तो उसकी बात सुनकर इमरान हंस दिया। इमरान ने सफदर के मुंह पर हाथ रखकर उसकी नाक पकड़कर उसका सांस रोक दिया। चंद ही लम्हों में सफदर के जिस्म में हरकत पैदा हुई और उसने आंखें खोल दी। उसे होश में लाते देखकर ब्लैक जीरो खामोश हो गया था। उसे होश में आते देखकर इमरान ने उसके नाक और मुंह से हाथ हटा लिए थे। ओ इमरान साहब, आप ये क्या हुआ था और डॉक्टर इरशाद कहाँ है? सफदर ने एक झटके से उठकर बैठते हुए कहा। उसने एक नजर में ही देख लिया था कि वहाँ डॉक्टर इरशाद मौजूद नहीं है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सफदर, हमने यहाँ आकर गलती की थी। संगी और थ्रेसिया शायद हमें मॉनिटर कर रहे थे, उन्होंने हमें यहाँ आते देख लिया था। उन्होंने मेरी बेहोशी के दौरान मेरी वॉच ट्रांसमीटर में कोई डिवाइस रख दी थी, जिससे उन्हें पता चल गया था कि मैंने डॉक्टर इरशाद को कहाँ छुपा रखा है। फिर उन्होंने इस डिवाइस से इलेक्ट्रिक शॉक लगाकर मुझे बेहोश किया और फिर शायद उन्होंने यहाँ कोई बेहोशी की गैस फैला दी थी, जिससे तुम सब भी बेहोश होकर गिर गए थे। मैं बेहोशी और नीम बेहोशी की कैफियत में पड़ा था। मैं सुन सकता था, देख सकता था, मगर मैं न बोल सकता था और न ही हरकत कर सकता था। मैंने यहाँ संगी और थ्रेसिया को आते देखा। उन दोनों ने यहाँ आकर डॉक्टर इरशाद को उठाया और यहाँ से निकलने में एक लम्हे की भी देर नहीं लगाई थी, इमरान ने अफसरदा लहजे में कहा। इमरान की बात सुनकर ब्लैक जीरो हंस पड़ा था। इमरान को माइक्रोफोन में उसकी हल्की सी हंसी की आवाज सुनाई दी थी। ओ, ये तो बुरा हुआ है, बहुत बुरा। संगी और थ्रेसिया डॉक्टर इरशाद को ले जाने में कामयाब हो गए हैं। वो अगर डॉक्टर इरशाद को लेकर जीरो लैंड चले गए तो, सफदर ने तशवीश भरे लहजे में कहा। उन्हें भी यहाँ से गए ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम मेरे साथ बाकी साथियों को होश दिलाने की कोशिश करो। हम फौरन उनके पीछे जाएंगे और उन्हें उनकी गर्दनों से जा दबोचेंगे। उनके लिए डॉक्टर इरशाद को जीरो लैंड ले जाना आसान नहीं होगा, इमरान ने कहा और उसने आगे बढ़कर चौहान की नाक और मुंह पर हाथ रख दिए। ये देखकर सफदर ने नुमानी के मुंह और नाक पर हाथ रख दिए। चंद ही लम्हों में उन सबको होश आ गया। होश में आते ही उनकी हालत सफदर से मुख्तलिफ ना हुई थी। इमरान ने उनसे वही कुछ कहा था जो उसने सफदर को बताया था। अब चलो, कहीं वो हाथ से निकल गए तो हम सचमुच डॉक्टर इरशाद से हाथ धो बैठेंगे, इमरान ने कहा तो वो सब तेजी से वहां से निकलते चले गए।
हमें फौरन शुमाली पहाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। जीरो लैंड के एजेंट्स जब भी आते हैं वे गिरास इन्हीं पहाड़ियों की तरफ नीचे लाते हैं, समदर ने कहा तो उन सब ने इस्बात में सर हिला दिए। दूसरे लम्हे वो अपनी कारों में सवार निहायत तेजी से शुमाली पहाड़ियों की तरफ उड़े जा रहे थे। सबसे आगे इमरान की कार थी। खासा दिन चढ़ आया था, धुंध भी खत्म हो रही थी, इसलिए शुमाली पहाड़ियों की सड़कों की तरफ वो निहायत तेजी से कारें ले जा रहे थे। इमरान ने ब्लैक जीरो से बातें करने और उन्हें होश में लाने में खासा वक्त लगा दिया था, ताकि इस दौरान संगी और थ्रेसिया ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाए। जैसे ही वो शुमाली पहाड़ी वाले इलाके में दाखिल हुए, उन्हें दूर पहाड़ियों में तेज धमाकों की आवाजें सुनाई दी। उन धमाकों की आवाजें सुनकर उन्होंने फौरन कारें रोक ली। फिर उन्होंने कारें साइडों पर रोकी और कारों से निकल आए। वो यही कहीं मौजूद है, आओ। इमरान ने तेजी से कार से निकलते हुए कहा तो वो सब तेजी से उसके पास आ गए और फिर वो सब तेजी से पहाड़ियों में उस तरफ भागते चले गए जहाँ से उन्हें धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थी। जूलिया को होश आया तो वो खुद को एक अजीब और गोल वजह के कमरे में देखकर हैरान रह गई। कमरे की दीवारों के पास बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, जिनमें से एक मशीन के पास कुर्सी पर तनवीर जकड़ा हुआ था। उसके सर पर एक शीशे का बड़ा सा ग्लोब था, जिसमें से बेशुमार तारें निकलकर एक बड़ी मशीन में जा रही थी। दाएं तरफ सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दे रहा था और जूलिया को अपने करीब दो कुर्सियों पर सालिया और क्रॉस्टी जकड़ी हुई दिखाई दे रही थी। जूलिया के जहन में यकलक साबे का मंजर घूम गया जब उसने तनवीर को जोरदार किक मारकर उसकी कार पर उछाल दिया था और तनवीर विंड स्क्रीन तोड़ता हुआ कार के अंदर जा गिरा था। कार में गिरकर तनवीर दोबारा उठता नजर नहीं आ रहा था, जिससे वो ये समझी थी कि तनवीर बेहोश हो गया है। वो इत्मीनान भरे अंदाज में क्रॉस्टी और सालिया से बातें कर रही थी कि उससे यकलक वॉइस ट्रांसमीटर पर किसी की कॉल मौसूल हुई थी। इससे पहले कि वो कॉल रिसीव करती, अचानक कार से कोई चीज उड़ती हुई उनके करीब आ गिरी। एक जोरदार धमाका हुआ था और जूलिया को यूं महसूस हुआ था जैसे किसी देव ने उसे पूरी कुव्वत से उठाकर फेंक दिया हो। साथ ही उसके जहन पर तारीकी छा गई थी। उसके बाद अब उसे होश आ रहा था। खुद को और क्रॉस्टी और सालिया को इस अजीबो गरीब जगह पर देखकर जूलिया समझ गई थी कि उन्हें यहाँ तनवीर लाया है। वो कार में गिरकर बेहोश नहीं हुआ होगा। उसने कार में से कोई गैस बम निकालकर उन पर फेंक दिया था, जिसके प्रेशर से न सिर्फ वो दूर जा गिरी थी बल्कि बेहोश हो गई थी। तनवीर लामहला उन्हें बेहोशी की हालत में यहाँ उठा लाया था। जूलिया इस जगह को हैरान होकर देख रही थी कि वो कहाँ है और तनवीर उन्हें यहाँ क्यों लाया है और यहाँ मौजूद मशीनें क्या काम कर रही है। इसके अलावा तनवीर ने सर पर इस तरह कंटोप क्यों चढ़ा रखा है। जूलिया और उसकी दोनों साथियों को मजबूती के साथ रस्सियों से बांधा गया था। उनके हाथ कुर्सी के उकब में बंधे हुए थे। उसी लम्हे सालेहा और फिर क्रॉस्टी को होश आ गया। उनकी हालत भी खुद को इस अजीब जगह देखकर जूलिया से मुख्तलिफ न हुई थी। ये हम कहाँ है, कौन सी जगह है ये, और ये तनवीर ये क्या कर रहा है। सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं भी इस बात पर हैरान हो रही हूँ। यहाँ लगी हुई जदीद मशीनें और यहाँ का माहौल यूँ लग रहा है जैसे हम तनवीर के नहीं बल्कि किसी बड़ी तंजीम के कब्जे में हो और तनवीर इस तंजीम की अहमा पर हमें यहाँ लाया हो। जूलिया ने कहा, ओ तो क्या तनवीर किसी तंजीम के लिए काम कर रहा है। क्रॉस्टी ने चौंकते हुए कहा, यहाँ की हालत देखकर तो यही लग रहा है। जूलिया ने कहा, लेकिन यहाँ तो हमारे और तनवीर के सिवा और कोई नहीं है। और तनवीर ने ये कंटोप क्यों चढ़ा रखा है और ये भी बंधा हुआ है। सालिया ने तनवीर को देखते हुए कहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, न जाने ये सारा चक्कर है क्या। जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा, तनवीर क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो। सालिया ने कुछ सोचकर तनवीर को आवाज देते हुए कहा, लेकिन तनवीर के अंदाज में कोई फर्क न आया। उन्हें कंटोप में तनवीर की आंखें बंद नजर आ रही थी। तनवीर की गर्दन सीधी थी, जिस बात का गुमास थी कि तनवीर न सो रहा है और न बेहोश है, बल्कि उसने आंखें बंद कर रखी है। अगर वो बेहोश होता या सो रहा होता तो उसकी गर्दन झुकी हुई होती। ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, सालिया ने कहा। पता नहीं, शायद ये जानबूझकर हमारी आवाजें नहीं सुन रहा। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। उसी लम्हे से बाहर से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई थी। धमाके की आवाज सुनकर वो बुरी तरह से चौंक उठी। ये कैसा धमाका था, क्या हमारे साथी आ पहुंचे हैं। क्रॉस्टी ने चौंक कर कहा, पता नहीं। जूलिया ने कहा। फिर यक के बाद दिगरे उन्हें कई धमाके सुनाई दिए। जूलिया ने नाखूनों में लगे हुए ब्लेडों से रस्सियां काटनी शुरू कर दी थी। चंद ही लम्हों में उसके हाथों की रस्सियां कट गई तो उसने हाथ सीधे किए और जल्दी जल्दी अपने गिर्द लिपटी हुई रस्सी खोलने लगी। खुद को रस्सियों से आजाद कराने के बाद उसने सालेहा और फिर क्रॉस्टी की रस्सियां खोल दी। बाहर चले या यहीं रुककर किसी का इंतजार करे, क्रॉस्टी ने कहा। बाहर चलते हैं, शायद हमारे किसी साथी को हमारी मदद की जरूरत हो, जूलिया ने कहा। और ये तनवीर, सालिया ने कहा, ये बंधा हुआ है, इसे बाद में आकर देख लेंगे, जूलिया ने कहा। तो उन दोनों ने इस्बात में सर हिला दिए और फिर वो तेजी से गार के दहाने की तरफ भागती चली गई। गार के दहाने के करीब उन्होंने
तनवीर की कार देखी और फिर वो गार की दीवार के साथ लगकर दहाने के करीब आ गई। उन्होंने गार से बाहर देखा तो उन्हें ब्लैक जैक नजर आया जो उंगलियों से आग के शोले बरसा रहा था और आग के शोले इर्द गिर्द मौजूद चट्टानों पर पड़ रहे थे। उसकी उंगलियों से निकलने वाले शोले जिस चट्टान पर पड़ते एक जोरदार धमाका होता और चट्टान रेजा रेजा हो जाती। ब्लैक जैक, ये तो ब्लैक जैक है, जूलिया के मुंह से निकला। ओ, तो क्या हम ब्लैक जैक की कैदी थी? और तनवीर, क्या तनवीर उसके लिए काम कर रहा है? सालिया ने हैरतज़दा लहजे में कहा। उन्होंने वहां मादाम सितारा को भी बेहोश पड़े देख लिया था और ये भी देख लिया था कि ब्लैक जैक शोले चट्टानों पर क्यों फेंक रहा है। उन्हें चट्टानों के पीछे जो सब दिखाई दिया था जो ब्लैक जैक के धमाका खेज शोलों से बचने के लिए इधर उधर छलांगे लगा रहा था। ब्लैक जैक और मादाम सितारा को देखकर जूलिया के जहन में अजीब सी सनसनाहट हो रही थी। वो ये सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि तनवीर उन दोनों का आलाकार बनकर काम कर रहा है और शायद उसने उन्हीं के लिए सिगरेट सर्विस को छोड़ने का फैसला किया था। बाहर निकलो, हमें जोसेफ को ब्लैक जैक से हर हाल में बचाना है वरना ये जोसेफ के टुकड़े उड़ा देगा, जूलिया ने कहा। और फिर वो तीनों तेजी से गार से बाहर निकल आई। ब्लैक जैक का रुख दूसरी तरफ था, इसलिए वो उन्हें गार से निकलते न देख सका था। वो एहतियात से कदम उठाती हुई एक बड़ी चट्टान के पीछे चली गई। फिर उन्होंने अचानक जोसेफ को एक चट्टान के पीछे से निकलकर ब्लैक जैक पर झपटते देखा। जोसेफ ने हैरत अंगेज तौर पर ब्लैक जैक को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। वो अपना पूरा जोर लगाकर ब्लैक जैक की टांग और उसका बाजू तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर उसने अचानक अपने जिस्म को कमान की तरह मोड़ते हुए ब्लैक जैक का सर जमीन पर मार दिया। ब्लैक जैक के हलक से बेख्तियार चीख निकल गई। इससे पहले कि जोसेफ उसका सर दोबारा जमीन पर मारता, अचानक उन्होंने मादाम सितारा को उठते देखा। उसके हाथ में एक मिनी पिस्टल था। जोसेफ ब्लैक जैक को उठाकर पटकने ही लगा था कि मादाम सितारा ने उस पर फायर कर दिया। गोली जोसेफ के कंधे पर लगी। ओ, मादाम सितारा को होश आ गया है, पकड़ो उसे वरना ये जोसेफ को हलाक कर देगी, जूलिया ने तेज लहजे में कहा। उसने इधर उधर देखा और फिर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा लिया। मादाम सितारा ने जोसेफ पर एक और फायर कर दिया था। जोसेफ के दोनों कांधों में गोलियां लगी थी। उसके हाथों से ब्लैक जैक छूटकर गिर गया था। इससे पहले कि मादाम सितारा जोसेफ पर तीसरा फायर करती, जूलिया ने चट्टान के उकब से निकलकर हाथ में पकड़ा हुआ पत्थर पूरी कुव्वत से मादाम सितारा पर खींच मारा। पत्थर मादाम सितारा के पिस्टल वाले हाथ पर लगा और पिस्टल उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। पत्थर लगते ही मादाम सितारा गुर्राती हुई उस तरफ पलटी और फिर वो उन तीनों को देखकर बुरी तरह से उछल पड़ी। तुम तीनों यहाँ कैसे आ गई? मादाम सितारा ने उन्हें घूरते हुए कहा। हम यहाँ तुम्हारी मौत बनकर आई हैं मादाम सितारा, जूलिया ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। उधर ब्लैक जैक ने नीचे गिरते ही जोसेफ के पेट में इस जोर से टांके मारी थी कि वो उछलकर दूर जा गिरा था। ब्लैक जैक तो फौरन उठ खड़ा हुआ मगर जोसेफ गिरकर उठने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर ब्लैक जैक जोसेफ की तरफ बढ़ा और उसने अचानक झपटा मारकर जोसेफ को उसकी गर्दन से पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। उसने दूसरा हाथ जोसेफ की गर्दन में हायल करते हुए उसकी गर्दन दबा ली थी और जोसेफ उससे अपनी गर्दन छुड़ाने की जद्दोजहद कर रहा था। मौत तुम नहीं, हम तुम्हारी मौत बनकर आए हैं जूलिया, मादाम सितारा ने कहा। जूलिया मादाम सितारा के करीब आ गई। इससे पहले कि मादाम सितारा कुछ समझती, जूलिया अचानक उछली और उसने मादाम सितारा को फ्लाइंग किक मारने की कोशिश की, लेकिन मादाम सितारा बिजली की सी तेजी से दाएं तरफ हट गई। लेकिन ये उसकी गलती थी। जैसे ही वो दाएं तरफ हटी, वो हलक के बल चीखती हुई पहलू के बल जा गिरी। जूलिया ने बर्क रफ्तारी से फिजा में अपने जिस्म को मोड़ते हुए अपना एक घुटना मोड़कर उसके कंधे पर मार दिया था। इससे पहले कि मादाम सितारा उठती, जूलिया कलाबाजी खाकर नीचे आ गई और उसने झपटकर मादाम सितारा को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। मगर मादाम सितारा ने जोरदार झटका देकर उससे अपनी गर्दन छुड़ाई और अपने निचले जिस्म को इस अंदाज में उछाला कि वो उड़ती हुई जूलिया के ऊपर से गुजरती चली गई। कलाबाजी खाकर वो जूलिया के उकब में आई और उसने जूलिया की कमर में जोरदार पांव मार दिया। जूलिया को झटका लगा और वो आगे को झुकी ही थी कि मादाम सितारा ने जंप लगाया और उड़ती हुई जूलिया की कमर पर आ गई। उसने जूलिया की कमर पर पहलू के बल गिरकर उसे पूरी कुव्वत से नीचे गिराने की कोशिश की थी। मगर जूलिया जो कदरे आगे झुकी हुई थी फौरन दाएं तरफ होकर खड़ी हो गई और मादाम सितारा ऐन उस जगह गिरी जहां एक लम्हा पहले जूलिया मौजूद थी। लेकिन नीचे गिरते ही मादाम सितारा की टांग चली और जूलिया के पैरों पर पड़ी। जूलिया उछलकर गिरी। इससे पहले कि वो उठती, मादाम सितारा ने उसके पहलू में लात मार दी। ये देखकर सालिया और क्रॉस्टी एक साथ मादाम सितारा पर झपटी। उन दोनों की टांगे एक साथ चली और मादाम सितारा बुरी तरह से चीखती हुई जूलिया के करीब जा गिरी। जूलिया की टांग चली और मादाम सितारा के पहलू पर पड़ी। मादाम सितारा का जिस्म उछला और रोल होता हुआ धप से उनके दरमियान गिर गया। लेकिन गिरते ही वो बिजली की सी तेजी से उठ खड़ी हुई। जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया ने उसे घेर लिया। तो तुम तीनों मेरे मुकाबले पर आ गई हो, मादाम सितारा ने गुर्रा कर कहा और उसके साथ ही वो उछली और उसने अपने जिस्म को कमान की तरह खम देते हुए जोरदार टांग
क्रॉस्टी के पेट में मारने की कोशिश की, मगर क्रॉस्टी ने बर वक्त उसकी टांग पकड़ते हुए उसे उल्टा दिया। उसी लम्बे सालिया की ठोकर मादाम सितारा की गर्दन पर पड़ी तो मादाम सितारा यकलक उलट गई। इससे पहले कि वो सीधी होती, जूलिया ने आगे बढ़कर उसे एक झटके से गर्दन से पकड़कर उठाया और दाएं तरफ उछाल दिया। तुम दोनों जोसेफ का ख्याल रखो, इससे मैं खुद निपट लूंगी, जूलिया ने सालिया और क्रॉस्टी से कहा तो वो दोनों सर हिलाकर पीछे हट गई। मादाम सितारा ने जोरदार झटका देकर जूलिया से खुद को छुड़ाते हुए उसे एक तरफ धकेला और उल्टी कलाबाजी खाकर उसने जूलिया पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जूलिया फौरन दाएं तरफ हो गई और फिर जैसे ही मादाम सितारा सीधी हुई, जूलिया का बाजू घूमा और मादाम सितारा बुरी तरह से चीखती हुई उलटती चली गई। जूलिया का जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा था। इससे पहले कि वो सीधी होती, जूलिया ने लेटे लेटे उस पर छलांग लगा दी और उड़ती हुई मादाम सितारा की कमर पर आ गई। मादाम सितारा के हलक से एक और चीख निकली और उसने एक बार फिर झटका देकर जूलिया को अपनी कमर से गिराने की कोशिश की, मगर जूलिया ने फौरन उसके दोनों हाथ पकड़े और उन्हें मोड़कर उसकी कमर की तरफ ले आई। साथ ही उसने उसकी कमर पर घुटनों का दबाव डालते हुए उसे जमीन के साथ लगा दिया। बस मादाम सितारा, अब अगर उठने की कोशिश की तो मैं झटके से तुम्हारे दोनों बाजू तोड़ दूंगी, जूलिया ने गुर्राते हुए कहा। तो तुम मादाम सितारा के हलक से अजियत भरी आवाज निकली। जूलिया, जोसेफ। क्रॉस्टी ने जूलिया की तवज्जो जोसेफ की तरफ दिलाते हुए कहा, जो ब्लैक जैक के बाजुओं में बुरी तरह से जकड़ा हुआ तड़प रहा था। कांधे जख्मी होने की वजह से जोसेफ खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद न करा पाया था और ब्लैक जैक ने उकब से जोसेफ की गर्दन पकड़ी हुई थी, जिसे तोड़ने के लिए वो जोर लगा रहा था। अगर उसकी गिरफ्त में जोसेफ की जगह किसी और की गर्दन होती तो अब तक माचिस की तीली की तरह टूट चुकी होती, मगर जोसेफ की मोटी गर्दन को तोड़ने के लिए ब्लैक जैक जैसे ताकतवर इंसान को भी मुश्किल पेश आ रही थी। अलबत्ता उसने जिस अंदाज में जोसेफ की गर्दन पकड़ रखी थी, जोसेफ का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथ उसके बाजुओं पर जमे हुए थे। ब्लैक जैक, जोसेफ को छोड़ दो वरना मैं मादाम सितारा को हलाक कर दूंगी, जूलिया ने जोसेफ को ब्लैक जैक की गिरफ्त में देखकर बुरी तरह से चीखते हुए कहा तो ब्लैक जैक चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। उसी लम्हे जोसेफ को जैसे मौका मिल गया, उसने अपना निचला जिस्म उठाया और फिर उसकी मुतवाजी टांग ऊपर उठी और जोसेफ का भारी भरकम जूता उकब में मौजूद ब्लैक जैक की ऐन पेशानी से टकराया। ब्लैक जैक को एक जोरदार झटका लगा और उसके हाथों से न सिर्फ जोसेफ की गर्दन छूट गई बल्कि वो लड़खड़ाकर कई कदम पीछे हट गया। जोसेफ की जैसे ही उसके हाथों से गर्दन छूटी, वो यकलत उछला और उसने एक टांग पर घूमते हुए एक जोरदार किक ब्लैक जैक के सीने पर मार दी। ब्लैक जैक फिजा में उछला और पुष्ट के बल दूर जा गिरा और इस बुरी तरह से तड़पने लगा जैसे सर और सीने पर लगने वाली जोसेफ की जरबों ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया हो। जोसेफ निहायत गजबनाक अंदाज में ब्लैक जैक की तरफ बढ़ा, लेकिन अभी वो ब्लैक जैक के नजदीक पहुंचा ही था कि अचानक माहौल एक खौफनाक धमाके और जोसेफ की तेज चीख से गूंज उठा। जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया ने जोसेफ की कमर से खून का फव्वारा सा फूटते देखा और जोसेफ उछलकर तड़पते हुए ब्लैक जैक पर जा गिरा। इससे पहले कि जूलिया, क्रॉस्टी और सालिया कुछ समझती, यह के बाद दिगरे मजीद 3 फायर हुए और जूलिया को अपनी कमर में एक गर्म सलाख उतरती हुई मालूम हुई। उसके मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली और वो उछलकर मादाम सितारा से आगे आ गिरी। उसने धमाकों की आवाज के साथ क्रॉस्टी और सालिया की भी चीखें सुनी थी। जमीन पर गिरकर उसने सर उठाया तो उसे सालिया और क्रॉस्टी भी गिरी हुई दिखाई दी, जो बुरी तरह से तड़प रही थी। जूलिया ने सर घुमाकर देखा तो उसे एक औरत और एक लंबा मगर दुबला सा नौजवान एक चट्टान के उकब से निकलकर आते दिखाई दिए। उनके हाथों में पिस्टल थे। जूलिया ने उन्हें पहचानने की कोशिश की, मगर दोनों चेहरे उसके लिए अजनबी थे। उसी लम्हे जूलिया के जहन पर यकलक जैसे अंधेरे ने यलगार कर दी। उसने सर झटककर जहन पर छाया हुआ अंधेरा दूर करने की कोशिश की, मगर ला हासिल। पुष्ट पर लगने वाली गोली ने जैसे उसके जहन के तमाम एहसासात फना करने शुरू कर दिए थे और फिर उसका सर जमीन से लग गया और उसकी आंखें बंद होती चली गई, शायद हमेशा हमेशा के लिए। ब्लैक जैक यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, मेरा ख्याल है हमें कार यहीं छोड़ देनी चाहिए और पैदल ही उस तरफ जाना चाहिए। इमरान और उसके साथी अगर यहाँ पहुँच भी गए तो उन्हें खाली कार के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ फेगरास के मखसूस निशान बने हुए हैं, जिन्हें देखकर वो यही समझेंगे कि हम डॉक्टर इरशाद को लेकर यहाँ से निकल गए हैं। संगीत ने ट्रांसमीटर ऑफ करके थ्रेसिया से मुखातिब होते हुए कहा, ओह हाँ, ये जरूरी है। हमारी कार रेंटल है, इसमें ट्रैकर लगा हुआ है। इमरान और उसके साथियों ने हमारी कार देख ली होगी और वो किसी भी वक्त मुतल्लिका कंपनी से कार का ट्रैकर कोड मालूम करके यहाँ पहुँच सकते हैं। थ्रेसिया ने कहा, तो आओ, कार यहाँ छोड़कर हमें इमरान को एक और धोखा देने का मौका मिल जाएगा। संगीत ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसा धोखा? थ्रेसिया ने कहा, अरे यहाँ कार और फेगरास के निशान देखकर इमरान यही समझेगा कि हम डॉक्टर इरशाद के साथ निकल गए हैं, कि ये उसके लिए धोखा नहीं होगा। संगी ने कहा, गुड शो, इस बार इमरान से तुम कई कदम आगे जा रहे हो। थ्रेसिया ने खुश होते हुए कहा,
इमरान जैसे ज़हीन इंसान का मुकाबला जहानत से ही किया जा सकता है, वरना उसे शिकस्त देना मुश्किल है। संगी ने कहा तो थ्रेसिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो तेजी से पहाड़ियों में बने हुए रास्तों पर दौड़ते चले गए। ब्लैक जैक ने संगी को अपने जिस ठिकाने के बारे में बताया था। संगी चूंकि इन इलाकों में पहले भी आता रहा था, इसलिए उन रास्तों का उसे बखूबी इल्म था। वो पेज दर पेज रास्तों पर दौड़ते चले जा रहे थे कि अचानक दूर एक पहाड़ी के उकब में उन्हें खौफनाक धमाकों की आवाजें सुनाई दी। धमाकों की आवाजें सुनकर वो रुक गए। ये धमाके कैसे हैं? थ्रेसिया ने संगी से मुखातिब होकर पूछा। लगता है इमरान और उसके साथी ब्लैक जैक के ठिकाने पर पहुंच गए हैं और उन्होंने उन पर हमला कर दिया है। संगी ने तशवीश भरे लहजे में कहा, ओ इतनी जल्दी? वो इतनी जल्दी ब्लैक जैक के ठिकाने पर कैसे पहुंच सकते हैं? तुमने तो कहा था कि तुमने उन्हें जिस गैस से बेहोश किया है उससे उन्हें घंटों तक होश नहीं आएगा। थ्रेसिया ने कहा, हो सकता है इमरान के कहने पर ब्लैक जैक के ठिकाने पर किसी और एजेंसी ने हमला कर दिया हो। इमरान जैसे इंसान से कुछ बैद नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। संगी ने होठ काटते हुए कहा, लेकिन उन्हें ब्लैक जैक के ठिकाने का इल्म कैसे हुआ होगा? थ्रेसिया ने कहा, ब्लैक जैक और मादाम सितारा यहाँ इमरान और उसके साथियों की हलाकत के लिए आए हैं। हो सकता है वो बेखबरी में किसी को अपने पीछे लगा लाए हो और उनका ठिकाना उनकी नजरों में आ गया हो। संगी ने कयास आरैया करते हुए कहा, तब फिर हमें आगे नहीं जाना चाहिए। ब्लैक जैक और मादाम सितारा अपने मुकाबले पर आने वाले सैकड़ों मुसल्लह अफराद को भी संभाल सकते हैं। मादाम सितारा गायब होने की सलाहियत रखती हैं और ब्लैक जैक पर किसी बम गोली का असर नहीं होता, लेकिन अगर हम उस तरफ गए तो हम जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। थ्रेसिया ने कहा, तुम ठीक कह रही हो, रुको मैं ब्लैक जैक को दोबारा कॉल करता हूँ। संगी ने कहा और उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और एक बार फिर ब्लैक जैक को कॉल करने लगा, लेकिन दूसरी तरफ से ब्लैक जैक कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। ब्लैक जैक जरूर किसी परेशानी में मुब्तला है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। संगी ने कहा, फिर अब? थ्रेसिया ने कहा, हम आगे जाने का खतरा मोल नहीं ले सकते। न जाने हमलावर कौन है और उनकी तादाद कितनी है, हमें रुककर इंतजार करना होगा। ये तो तय है कि ब्लैक जैक और मादाम सितारा इस बार उनकी गिरफ्त में नहीं आएंगे। मैं थोड़ी देर बाद ब्लैक जैक से राब्ता करूंगा, उससे बात करने के बाद हम उसकी तरफ जाएंगे। संगी ने कहा, लेकिन ब्लैक जैक और मादाम सितारा को हमारी मदद की भी तो जरूरत हो सकती है। थ्रेसिया ने कहा, वो दोनों माफूकुल फितरत सलाहियतों के मालिक है, वो अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। संगी ने कहा, उस वक्त तक इमरान और उसके साथी भी यहाँ पहुंच जाएंगे, उसे इन पहाड़ियों में हमें तलाश करना मुश्किल नहीं होगा। थ्रेसिया ने कहा, तो फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए? संगी ने कहा, मैं तुम्हें बार बार इमरान और उसके साथियों को हलाक करने के लिए कह रही हूँ। तुम उन्हें 2 बार मौका दे चुके हो। अगर हमने मौके का फायदा उठाकर उन्हें हलाक कर दिया होता तो कम से कम हमें उनसे तो कोई खतरा ना होता। थ्रेसिया ने गुस्सैले लहजे में कहा, अच्छा अब छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अब अगर कोई इस तरफ आया तो हम उसे दूसरा मौका नहीं देंगे। संगी ने कहा तो थ्रेसिया गुस्से से सर झटक कर रह गई। ब्लैक जैक और मादाम सितारा हमारे साथी हैं, हमें हर हाल में उनकी मदद को पहुंचना होगा। तुम एक काम करो, शारमन और उसके ग्रुप को यहाँ बुला लो, उनसे कहो कि वो हर तरह से मुसल्लह होकर आए। अगर इमरान और उसके साथियों ने या किसी और पाकिस्तानी एजेंसी ने उन पर हमला किया होगा तो हम शारमन और उसके साथियों के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ेंगे। थ्रेसिया ने चंद लंबे गुस्से से होंठ काटने के बाद संगी से कहा, ओके ये काम मैं कर लेता हूँ। शारमन और उसके साथी ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएंगे। संगी ने कहा और ट्रांसमीटर पर शारमन की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके उसे कॉल करने लगा। चंद ही लम्हों में उसका शारमन से राब्ता हो गया।